अनामिका और विपुल की नई नई शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। परिवार में अनामिका की सास मधु और ननन शिप्रा रहा करती थी। अनामिका की एक दिक्कत थी, उसके सिर में बहुत सारे जू हुआ करते थे क्योंकि वो अपने बालों की केयर नहीं करती थी। हफ्ते में 2 बार नहाना, बालों में शैम्पू ना करना, तेल नहीं लगाना, ऐसी बुरी आदत है अनामिका की। वह दिखने में काफी सुंदर थी, जिस कारण उसे ऐसा लगता था कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ में साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से अपने चेहरे को साफ किया करती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद विपुल के सर में बहुत खुजली होने लगती है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे सिर में ना बहुत खुजली होती है। संडे को मेरी छुट्टी है। आप एक बार मेरे सर में चेक करना कि आखिर क्या हुआ है जो मुझे इतनी ज्यादा खुजली होती है। अच्छा ठीक है बेटा, संडे को मैं तेरे बालों में तेल भी लगा दूंगी और देख भी लूंगी कि आखिर मेरे बेटे के सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। इस खुजली की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता, न ऑफिस में काम कर पाता हूँ, न जाने क्या हो गया है मेरे सिर में। अच्छा आप टेंशन मत ले, संडे को मैं देख लूंगी, बोल तो रही हूँ। ऐसे ही संडे का दिन आता है। विपुल अपनी माँ के पास बैठ जाता है। उसकी माँ उसके सर से चेक करती है कि आखिर विपुल के सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। मधु को विपुल के सर में मोटे मोटे काले काले जू दिखाई देते हैं और ये देखकर मधु को बहुत घिन आती है और वो विपुल से कहती है, हे राम जी, ये नास पीटे जू इतने सारे तेरे सिर में कहाँ से आ गए। हे भगवान, इनको देख के तो मुझे ही डर लग रहा है। इतने मोटे मोटे काले काले जू कहाँ से आ गए बेटा तेरे सिर में। क्या बोल रही हो माँ? जुएं, वो भी मेरे सिर में कहाँ से आ गए? माँ, अब तो लोग मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। लेकिन ये जुएं आए कहाँ से? माँ, मेरा दिमाग खराब है और आप ना जल्दी से इसे साफ करो। मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पूरी फौज मेरे सर में आ चुकी है। रुक जा, जुएं वाली कंघी लाने दे, तेरे सिर से सारे जुएं निकाल दूंगी। मधु छोटी जू वाली कंघी की मदद से विपुल के सर के सारे जू निकाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विपुल शादी में चला जाता है। रात काफी हो जाती है, जिस कारण विपुल को वहीं रुकना पड़ता है। अनामिका, जिसे अकेले सोने से डर लगता था, वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज विपुल तो आएंगे नहीं और मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मैं आपके पास सो जाऊँ आज? हाँ हाँ बहू, सो जा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है माँ जी, मैं बाकी का काम निपटा कर आती हूँ थोड़ी देर में सोने के लिए। अनामिका घर का काम निपटाकर अपनी सास के साथ सो जाती है। इस बात से अनजान की अनामिका के सर में जू है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मधु के सर में खुजली होना शुरू हो जाती है। बार बार अपना सिर खुजाने लगती है और अपने कमरे में बैठकर जू वाली कंघी से वो जू निकालती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरे घर में तो किसी के भी सिर में जू नहीं थे, अब अचानक से कभी मेरे बेटे के सिर में तो कभी मेरे सिर में। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जब से बहू आई है तब से ये दिक्कत हो रही है। अनामिका अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन अपनी सास के पास आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये मेरे सर में अचानक से इतनी खुजली क्यों हो रही है? जब से मैं आपके पास सोई हूँ तब से मुझे बहुत खुजली हो रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लगता है मेरे सिर में जू हो गए हैं। तेरे सिर में भी जू हो गया? हे भगवान, ये किस चुड़ैल के सिर के जू हम लोगों के सिर में आ रहे हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। एक बार पता चल गया ना कि आखिर किसके सिर से जू हम लोगों के सिर में ट्रांसफर हो रहे हैं, मैं उसे गंजा कर दूंगी। माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिप्रा के सर में जुएं हो गए हो? क्योंकि वो तो कॉलेज जाती है और कॉलेज में अक्सर एक दूसरे के सिर के जुएं आपस में एक दूसरे को चले जाते हैं। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। आने दे शिप्रा को, देखूंगी कि उसके सिर में जू है भी या नहीं। लगता है कि वो ही बाहर से जुएं लेकर आ रही है इस घर में। ऐसे ही कुछ दिन बाद मधु अपनी बेटी के सर को चेक करती है। शिप्रा के सर में भी कोई जू नहीं था। ये देखकर मधु हैरान हो जाती है कि शिप्रा के सर में भी जू नहीं है। आखिर किसके सर में से आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन अनामिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना पता चल गया है घर में किसके सिर में जुएं हो रहे हैं। विपुल जी ऑफिस जाते हैं और वही वो बाहर से जुएं लेकर आ रहे हैं। उनके सर से जुएं मेरे सिर में और मेरे सर से आपके सिर में आ गए हैं। लेकिन विपुल तो ऑफिस जाता है ना, और मर्दों के सिर में जुएं कहाँ से आते हैं? अरे माँ जी,
वो मर्द अपनी बीवियों के साथ ही तो सोते होंगे ना, उनकी बीवियों के सर में भी जुए होंगे, इसीलिए उनसे उनमें ट्रांसफर हो गया होगा और फिर विपुल हमारे सर में जुओं का आदान प्रदान करते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले विपुल ही मेरे पास आया था कि माँ मेरे सिर में खुजली हो रही है, लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैं तो जुओं को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगा के ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनामिका अपने कमरे में बैठकर जुए निकाल रही होती है और जुए निकालते निकालते वो कहती है, हे भगवान, ये जुए तो मेरे सिर से जाने का नाम ही नहीं लेते। आखिर कब तक मैं अपने ससुराल वालों के ऊपर जुओं का इल्जाम लगाती रहूंगी। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर ये जुए मेरे सर के ही है जो उनके सर में ट्रांसफर हो रहे हैं। मधु अपनी बहू की सारी बातें सुन लेती है और अब मधु अनामिका के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है। चोरी चुपके हमेशा अनामिका को ही देखा करती। अनामिका जो कि नहाने में कंजूसी करती, साथ ही अपने बालों को क्लीन नहीं किया करती। ये सारी हरकतें मधु नोटिस करती रहती है और एक दिन मधु अनामिका से कहती है, अरे बहू आ, जरा मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। और हाँ, चिंता मत कर, फिलहाल के लिए तो हम सबके सिर में जुए हो चुके हैं, मैं तेरे सिर के जुए भी निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी। अनामिका अपनी माँ जी के पास बैठ जाती है। मधु उसके सर में जैसे ही तेल लगाने जाती है, सिर की गंदगी से मधु दूर हट जाती है और अनामिका को सुनाते हुए उससे कहती है, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से तूने बाल ही नहीं धोए। ये सब क्या है बहू? और हाँ, मैंने ना सब कुछ सुन लिया था, हकीकत में तेरे ही सिर में जुए हैं। सच बताऊं, अगर ऐसे ही अपने बालों को रखेगी ना तो जुए तेरे ही सिर में होंगे। माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे सर में कोई जुए नहीं है, वो तो आप लोगों की वजह से मेरे सर में जुए आ चुके हैं। बेटा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा और अपनी माँ से ना कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे जुए निकालते हुए और खुद से बातें करते हुए। तो बेटा, यही कारण है कि तेरे सिर में इतने सारे जुए क्यों हैं, क्योंकि तू अपने बालों की साफ सफाई नहीं करती, जरा भी ध्यान नहीं देती, इसीलिए गंदगी होने के कारण ये जुए तेरे सिर में पनप रहे हैं। ससुराल में अपनी पोल खुलते देख अनामिका को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब से अनामिका हफ्ते में 3 से 4 बार शैम्पू करती और अपने बालों में अच्छे से कंघी किया करती। जुए खत्म करने वाले तेल का भी इस्तेमाल करती, जिससे कुछ ही समय बाद उसके सर के जुए खत्म हो जाते हैं। शोभा सुबह सुबह फोन चलाकर YouTube में मच्छी कड़ी बनाने की रेसिपी देख रही होती है और तभी वहाँ उसकी सास अनीता आ जाती है। ये देख अनीता शोभा से कहती है, राम 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 शोभा बहू, सुबह सुबह तू मच्छी की रेसिपी देख रही है? अरे तो भूल गई क्या कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं? हमारे घर में मच्छी मुच्छी नहीं बनती। अरे माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मच्छी बनाने की रेसिपी नहीं देख रही थी, मैं तो भजन सुन रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मच्छी बनाने की रेसिपी आ गई। मैं फोन रख देती हूँ। भगवान का शुक्र है, जैसी बहू चाहिए थी वैसी बहू मैंने पाई। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। अनीता के जाने के बाद फोन में मच्छी की फोटोज देखकर शोभा के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो पुराने दिनों में डूब जाती है। फ्लैशबैक। अरे शोभा बेटा, आज तेरा जन्मदिन है और तू कमरे में ऐसे अकेले बैठी है, तुझे और लड़कियों की तरह बाहर नहीं घूमने जाना क्या? नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना? अच्छा चल ठीक है, मत जा। अच्छा बता, तेरे लिए खाने में क्या बनाऊं? आज मैं वही बनाऊंगी जो तू कहेगी। हाँ तो ठीक है, जल्दी से जाकर मेरे लिए मछली बना दो, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी मछली खानी है। आप तो जानती हो ना कि मछली मुझे कितनी पसंद है। पर शोभा बेटा, तू जानती है ना कि कितनी मन्नतों की बात तू हमें मिली और इसीलिए तेरे हर जन्मदिन पर हम पूजा करवाते हैं, और पूजा वाले दिन घर में मछली थोड़ा ना बन सकती है बेटा। अगर आप लोग मेरे लिए इस घर में मच्छी नहीं बना सकते तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक इस घर में मछली नहीं बनेगी तब तक मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। इस तरह से शोभा नाराज हो जाती है और ये सारी बात जब शोभा की माँ शोभा के पिता विनोद को बताती है तो विनोद अपनी लाडली बेटी शोभा के लिए पूजा खत्म होने के साथ ही रात में ऑनलाइन मच्छी ऑर्डर करवाते हैं। और जब रात को सब अपने कमरे में सो जाते हैं तो उसके पिता शोभा को उठाकर शोभा से कहते हैं, शोभा बेटी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। पापा, मुझे कोई फालतू गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली खानी है।
अगर आप लोग मुझे मछली दे सकते हो तो ठीक है, वरना आप लोग मेरे कमरे से बाहर जा सकते हो। अब विनोद शोभा के सामने मछली की प्लेट रखता है। अपने सामने मछली की प्लेट देखकर शोभा खुशी के मारे पागल हो जाती है और मच्छी पर टूट पड़ती है। शोभा बड़े ही चाव से मच्छी खा रही होती है और ये सब कुछ देख कर विनोद और उसकी माँ को बहुत खुशी होती है। मछली खत्म करने के बाद शोभा अपने माँ बाप से कहती है, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हो। आप दोनों ने मेरी जिद को पूरी करने के लिए आज के दिन घर में मछली ले आए, मुझे इतने प्यार से खिलाया। ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। फ्लैशबैक से बाहर शोभा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नाक में मछली की खुशबू जाती है और शोभा खुद से कहती है, ये तो मछली की खुशबू है। हाय, आज के दिन किसके घर में मछली बन रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो लगता है मेरी नाक ही फट जाएगी। हे भगवान, क्या करूं, कैसे रोकूं खुद को। अब शोभा खुद को रोक नहीं पाती और वो अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है, जहाँ मछली देखकर शोभा अपनी पड़ोसन कमला से कहती है, कमला बहन, तुमने कितनी जबरदस्त मछली बनाई है, तुम नहीं जानती। लेकिन तुम्हारी बनाई हुई मछली की खुशबू मेरे कमरे तक आ रही थी। बस इस खुशबू ने मुझे अपनी ओर ऐसे खींचा जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, और फिर क्या, मैं दौड़ी दौड़ी प्लेट लेकर तुम्हारे घर आ गई। अब जल्दी से एक आधा पीस मुझे भी दे दो यार खाने के लिए। पर शोभा, तुम्हारे घर वाले तो शुद्ध शाकाहारी है और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी मांस मच्छी नहीं खाती। अरे कमला बहन, ये सब तो रणवीर से शादी करने के लिए मेरे घर वालों ने झूठ कहा था, ताकि रणवीर से मेरी शादी हो सके। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, पहले तुम मुझे मछली खिला दो यार। एक हफ्ते से मैंने मछली नहीं खाया, ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से मछली नहीं खाई हूँ मैं। तुम नहीं जानती मुझे मछली कितनी पसंद है, मेरी फेवरेट है। मछली के लिए शोभा की ऐसी तलब देखकर अब कमला उसे भी मछली खाने को देती है और मछली खाते हुए शोभा कमला को बताती है कि उसके माता पिता चाहते थे कि शोभा की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो और रणवीर की सरकारी नौकरी है, इसलिए वो लोग इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बस यही कारण है कि शोभा के घर वालों ने रणवीर के घर वालों से झूठ बोला कि शोभा शाकाहारी है, ताकि रणवीर और शोभा की शादी हो सके, जबकि शोभा बिना मच्छी खाए जी ही नहीं सकती। ये सारी बातें सुनकर कमला को बहुत हंसी आती है और कमला शोभा से कहती है, एक तुम हो जो मछली की दीवानी हो, पर तुम्हें ऐसा ससुराल मिला जिनके घर में मांस मच्छी नहीं खिलाई जाती, और एक मैं हूँ जो मांस मच्छी को छूती तक नहीं। और मेरी शादी ऐसे घर में हुई है जिस घर में हर समय मछली फ्राई करती रहती हूँ और अब तक खाना भी सीख गई हूँ। कमला और शोभा मछली खाते हुए बात कर रहे होते हैं और तभी रणवीर शोभा को कमले के घर में मछली खाते हुए देख लेता है। ये देखकर रणवीर गुस्से में पागल हो जाता है और शोभा से कहता है, शोभा, तुम्हें ये जरा भी शोभा नहीं देता कि तुम इस बंगालन के घर में बैठकर मच्छी खाओ। रणवीर जी, माना मैं बंगाली हूँ और हमारे घर में हर समय मछली बनती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की पसंद बदल देंगे। वैसे भी जब से शोभा की शादी आपसे हुई है तब से बेचारी कैसे तड़प रही है मछली खाने के लिए, मैंने देखा है। और वैसे भी क्या बुराई है अगर शोभा मेरे घर में आकर मछली खा लेती है तो। हाँ प्लीज रणवीर, मुझे मछली खा लेने दीजिए। मैंने मछली अगर नहीं खाई तो मैं मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, ठीक उसी तरह से जैसे बिना पानी के मछली नहीं जी सकती। मछली के लिए शोभा का इतना प्यार देखकर रणवीर भी अब शोभा को मछली खाने से नहीं रोक पाता, जिसके बाद रणवीर खुद शोभा के लिए घर में छुपकर मछली लेकर आता, तो कभी डिनर के बहाने उसे रेस्टोरेंट में मछली खिलाता और कभी मौका मिल जाया करता तो शोभा खुद अपनी सास की नजरों से बचकर कमला के घर जाकर मछली खा लिया करती। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ अब रणवीर भी मछली खाने लगता है। वैसे सच में कमला, तुम मछली बहुत अच्छी बनाती हो। अब मुझे समझ में आया कि शोभा को मछली इतनी पसंद क्यों है। मैंने तो पहले ही कहा था रणवीर जी, आप बस एक बार मछली टेस्ट कीजिए, फिर देखना मछली का स्वाद आपकी जुबान पर कैसे चढ़ता है। काश की माँ जी भी मछली खा सकती, लेकिन वो तो हरि विष्णु भक्त है, इसीलिए उनके साथ मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती। शोभा, पर क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारी सास को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? मेरी सास को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि रणवीर जी मेरे साथ हैं और अब तो उनको भी मछली बहुत पसंद है। क्यों रणवीर जी? इस तरह से अब रणवीर और शोभा दोनों अपने घर वालों से छुपकर बाहर जाकर
मछली खाने लगते। और जब भी शोभा नाराज हुआ करती तो रणवीर उसे मछली खिलाकर मना लिया करता। ये कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है। उसी गांव से सटा एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक दिन दो लकड़हारे लकड़ियां काटने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं। वो दोनों जैसे ही पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ तेज हवाएं चलती हैं और कुछ ही देर बाद उन दोनों के सामने एक भूत आ जाता है जो उन दोनों की आंखों में देखता है। कुछ देर बाद वो दोनों लकड़हारे उस भूत के वश में आ जाते हैं, जिसके बाद भूत उन दोनों से बोलता है, ये जंगल काटना मना है, इसलिए अब तुम दोनों एक दूसरे का गला काट दो। जी हुजूर, जैसा आप कहो। अब ये जंगल नहीं कटेगा, अब हम दोनों एक दूसरे की गर्दन काटेंगे, क्योंकि जंगल काटना मना है। इतना बोलकर वो दोनों लकड़हारे एक दूसरे का अपनी ही कुल्हाड़ी से गर्दन काट देते हैं। उन दोनों के मरने के बाद भूत उन दोनों की लाश से बोलता है, मेरे इस जंगल को जो भी कोई काटने के लिए आएगा वो इसी तरह से मौत पाएगा। कोई भी यहाँ के किसी भी पेड़ को नहीं काट पाएगा। जब तक मैं इस जंगल में हूँ तब तक ये जंगल काटना मना है। इतना बोलकर वो भूत गायब हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर गांव के सभी लोग उन दोनों लकड़हारों की राह देख रहे होते, परंतु पूरा एक दिन बीत जाता है, दोनों लकड़हारे घर ही नहीं आते। जिसके बाद कुछ गांव वाले उन दोनों लकड़हारों को ढूंढते हुए जंगल जाते हैं, जहां वो उन दोनों की लाश देखते हैं। उन दोनों की लाश देखकर गाँव वाले उनकी लाश उठाकर गाँव में लाते हैं और उनके परिवार वालों से बोलते हैं, हर बार की तरह हमें उस जंगल में इन दोनों की भी लाश मिली है। तुम गांव वालों मानो या ना मानो, उस जंगल में वो भूत अब भी है जो उस जंगल की रक्षा कर रहा है। जब तक वो भूत जंगल में है, कोई भी उस जंगल को नहीं काट पाएगा। मुझे नहीं पता उस जंगल में कौन रहता है और कौन नहीं। मुझे बस इतना पता है, उन लोगों की वजह से मेरे पति की जान गई है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके उस जंगल को काटने के लिए उस जंगल में गए। ना मेरे पति उस जंगल में जाते, ना ही उनकी मौत होती। ये सब कुछ उस ब्रजवासी ठेकेदार की वजह से हुआ है। उन दोनों लकड़हारों की भयानक मौत देखकर सभी गांव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं और अपने दिलो दिमाग से उस जंगल को काटने का ख्याल ही निकाल देते हैं। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में रंजीत नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसे ब्रजेश ने जंगल काटने का टेंडर सौंपा था। और इसी सिलसिले में रंजीत अपने कुछ साथियों के साथ उस गांव में आता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि रंजीत उस गांव को काटने आया है, तो एक बूढ़ी औरत रंजीत के पास जाकर उससे बोलती है, बेटा, मैंने सुना है इस गांव के एमएलए ब्रजेश ने तुम्हें इस जंगल को काटने का ऑर्डर दिया है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही सुना है और बहुत जल्द मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ। बेटा, मेरी बात मानो तो उस जंगल को काटने का तुम अपने दिलो दिमाग से विचार ही निकाल दो, क्योंकि वो जंगल काटना मना है। अगर तुम अपने आदमियों के साथ उस जंगल को काटने के लिए गए तो तुम भी बाकी लोगों की तरह मारे जाओगे। अम्मा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है इस जंगल के बारे में कि जो भी कोई इस जंगल को काटने जाता है, वहाँ कुछ ऐसा हादसा होता है कि वो इंसान मर जाता है। पर अम्मा, मैं यहाँ एक अच्छे काम के लिए आया हूँ। भगवान मेरे साथ है। आप देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। और इससे पहले जो मौत हुई है, वो सब लोग जंगल को खत्म करना चाहते थे, इसलिए अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर मैं ये जंगल को काटने आया हूँ ताकि वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल बन सके, ताकि कोई भी इंसान बीमारी से ना मरे और बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, पर फिर भी तुम अपने स्कूल और हॉस्पिटल खोलने के लिए कोई दूसरी जगह देख लो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कल ही अपने आदमियों के साथ उस जंगल में जाऊंगा और मुझे जितनी जमीन की जरूरत है बस उतना ही जंगल काटूंगा।
देखो बेटा, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरा ये ताबीज रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। बूढ़ी औरत अपना ताबीज रंजीत को देकर वहाँ से चली जाती है। रंजीत भी बूढ़ी अम्मा को अपनी दादी माँ का दर्जा देकर वो ताबीज पहन लेता है। अगले दिन रंजीत अपने कुछ साथियों के साथ जंगल जाता है और अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, हमें सिर्फ उतना ही जंगल काटना है जितनी जमीन की हमें आवश्यकता है, इसलिए मैंने इस जंगल के पेड़ों पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। अब तुम सभी लोग सिर्फ उन्हीं पेड़ को काटोगे जिन पर वो निशान लगा हुआ है। रंजीत के ऑर्डर देते ही सभी लोग पेड़ काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन सभी को जोरदार झटका लगता है। वो सभी एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर रंजीत को थोड़ी हैरानी होती है। वो अपने सभी साथियों को उठाता है कि तभी वहाँ रंजीत को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो भयानक हंसी की आवाज सुनकर रंजीत के सभी साथी रंजीत से बोलते हैं, साहब, हमें इस जंगल की कटाई नहीं करनी, इस जंगल की रक्षा वो भूत कर रहा है। इतना बोलकर वो सभी जंगल से भाग जाते हैं। अब रंजीत जंगल में अकेला होता है। वो खुद ही पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही रंजीत पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ता है, वो भूत रंजीत के सामने आता है। उसे रोकते हुए बोलता है, मूर्ख इंसान, जिस पेड़ों की वजह से आज तुम लोग जिंदा हो, जिस पेड़ की वजह से तुम इंसानों का पेट भरता है, तुम इंसान उसी पेड़ को काट रहे हो। पर मेरा ये जंगल काटना बहुत जरूरी है। इस गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, ना ही स्कूल। इस जंगल को काटने पर यहाँ की जमीन पर हॉस्पिटल और कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे हमारा गांव आगे बढ़ेगा। ये तुम सब लोगों की चाल है। आज तुम जैसे लोगों की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। पशु पक्षी बेघर होते जा रहे हैं। धूप की तेज रोशनी इंसानों पर पड़ रही है। ये जंगल काटना मना है, इसलिए मैं तुम्हें ये पेड़ नहीं काटने दूंगा। इतना बोलकर भूत जैसे ही रंजीत पर हमला करता है, भूत को ही एक जोरदार झटका लगता है। वो कमजोर होकर नीचे जमीन पर गिरता है, जिसके बाद रंजीत भूत से बोलता है, मुझे पता है तुम सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहे हो। शायद भगवान भी चाहता है कि अब इस जंगल का सही इस्तेमाल किया जाए, इसलिए भगवान मेरे साथ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस जंगल को कुछ नहीं होगा। यहाँ के जितने भी पेड़ काटे जाएंगे, उसके दुगने पेड़ पूरे गांव में लगाए जाएंगे। यहाँ पर जब स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे, तब यहाँ हर एक बच्चा, हर नागरिक हर साल पेड़ और पौधे लगाएंगे। साथ ही हर घर के बाहर जिस घर में एक नए बच्चे का जन्म होगा, उसी के साथ एक नए पेड़ का भी जन्म होगा। मेरा तुमसे वादा है। अब मुझे ये जंगल काटने दो। मेरा नाम निखिल है। मैं बरसों से इस जंगल की रक्षा कर रहा था, परंतु एक दिन कुछ गुंडे आए इस जंगल को काटने के लिए, और पेड़ों के साथ उन्होंने मुझे भी काट दिया और मेरी मृत्यु हो गई। पर मरने के बाद भी मैंने इस जंगल की देखभाल करी है। पर आज तुमने मुझसे वादा किया है, अपना वादा मत भूलना। अगर तुम अपना वादा भूलोगे तो मैं फिर से आऊंगा। इतना बोलकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है और रंजीत जंगल के कुछ हिस्से को काटकर वहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल बनवाता है। साथ ही वहाँ एक बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है, जंगल काटना मना है। साथ ही उस गांव के हर छोटे बड़े हिस्से में लोग पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं।